अच्छा जी बेटा, चले आगे चलते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एंजाइम अगर प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड में क्यों नहीं आते? आते हैं, किसने कहा नहीं आते? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज्यादा दें आप इनको, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होके प्रोटीन बना लेंगे ये, ठीक है ना? और सॉरी, डिस्ट्रॉय होके अमीनो एसिड में आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होना मतलब टूटना। तो इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है 37 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो डीनेचर होंगे, मतलब इनहैबिट होंगे। और ज्यादा टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे तो इनके पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड टूटे तो फिर ये प्रोटीन नहीं रही, बल्कि ये क्या बन गए? अमीनो एसिड्स बन गए आपके पास। कौन कहता है कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में नहीं आती है, एंजाइम अमीनो एसिड में नहीं आती, चेंज हो सकती? मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं कि देखिए एंजाइम्स को सबसे पहले किसने आपके पास डिस्कवर किया था? मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, मुझे बताइएगा कि एंजाइम को सबसे पहले किसने यानी कि यूज किया था? ट्रम एंजाइम फ्रेडरिक ने यूज किया था 1878 के अंदर। देखें वर्ड एंजाइम, ये तो बेसिक है। वर्ड एंजाइम फर्स्ट टाइम used by Friedrich in 18, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, बताएं मुझे। क्या चैट बॉक्स नहीं चल रहा है? चैट बॉक्स नहीं चल रहा? 1878, यस, गुड, वेरी गुड। चैट अब चल गया, ठीक है, चल गया। 1878 के अंदर सबसे पहले ये वर्ड एंजाइम यूज किया गया था। अच्छा, एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा एंजाइम के आइडियाज हुए। अभी बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे हम एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, थोड़े से मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं एंजाइम्स की, ठीक है। देखिए जी, एंजाइम किसके बने हुए हैं? एंजाइम सर जी, तस्लीम बोले क्या हुआ बेटा? एसिडिटी में कौन कह रहा है क्यों वर्क नहीं करते? एक प्रॉपर इनकी एसिडिक नेचर है। हर एंजाइम की एक प्रॉपर पीएच है, उस पीएच के अंदर वर्कआउट करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। तस्लीम, हर एंजाइम की एक प्रॉपर पीएच लेवल है, जैसे पेप्सिन, ट्रैप्सिन, ठीक है, उस प्रॉपर पीएच लेवल के ऊपर वर्कआउट करेंगे। इससे ज्यादा अगर पीएच लेवल होगी तो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे। तो हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक लेवल होता है, ठीक है। अच्छा, चलें आगे देखते हैं। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दे आर बिग मॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? एंजाइम्स अभी मैंने बताया, एंजाइम्स आर made up of protein with they are big molecules with higher molecular weight, हायर मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम क्या है? प्रोटीन के बने हुए हैं, या आपके पास बिग मॉलिक्यूल्स हैं और हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक एवरेज वेट ऑफ एंजाइम, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट याद रख लीजिएगा। एमसीक्यूज आते हैं, मुझे नहीं पता आपने इससे पहले जहां भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर वहां पढ़ा या ये नहीं पढ़ा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एंजाइम इज कितना है? चलें जी देखें, एवरेज की बात कर रहा हूं, 40,000, ठीक है, 40,000 के करीब, ठीक है। एक एंजाइम का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 40,000 के करीब। और सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है? कौन सा ऐसा एंजाइम? देखें, कैटालेज एंजाइम, पेरोक्सिसोम पढ़ा होगा आपने,
जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है अल्कोहलिक सब्सटेंस की। और ये कैटालेज एंजाइम जो है दुनिया का कोई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ना पाया जाता हो। कैटालेज एंजाइम फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एंजाइम से, बेशक वो आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो इवन एज वेल एज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, तमाम के अंदर कैटालेज ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना। और डिटॉक्सिफिकेशन तो सबको करनी है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को भी करनी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को भी करनी है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को भी करनी है। तो कैटालेज एंजाइम कीप इन योर माइंड फाउंड इन all living organisms। Zuhaib Barai, yes you are right, right, absolutely right। अब तक याद है फर्स्ट ईयर का कहां पढ़ा था हमने, ये कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था हमने ये, अभी देखना ये बताता है कहां पढ़ा था ये फर्स्ट ईयर में हमने, किन्स में, सही, यू आर राइट, किन्स एकेडमी आठोभान, वहां हमने पढ़ा था इसको। 2,50,000 2,50,000 कीप इन योर माइंड, ये एमसीक्यूज आ चुका है। अब आप कहेंगे कि बुक में नहीं है, लेकिन आप पंजाब टैक्स को या फेडरल बोर्ड को पढ़े तो उसके अंदर ये मौजूद होगा, ठीक है। तो एवरेज वेट कितना बेटा, 40,000, और एक एंजाइम कैटालेज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग मॉलिक्यूलर वेट कितना, 2,50,000 के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट है, सबसे ज्यादा इसका है मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद कोई एक ऐसा एंजाइम नहीं है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ना हो। और कैटालेज क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्या करता है ये, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा अल्कोहलिक सब्सटेंस की, ठीक है ना। अच्छा जी, या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ये सेकंड पॉइंट क्या है। अच्छा देखें, एंजाइम्स कैन रिएक्ट with both acidic and alkaline substance due to presence of protein। देखिए एंजाइम दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों के साथ किससे, एसिडिक सब्सटेंस से भी रिएक्ट करेंगे, अल्कलाइन सब्सटेंस से भी रिएक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, और प्रोटीन किसकी बनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, अमाइनो एसिड की। और अमाइनो एसिड के अंदर एसिड भी है, अमाइनो एसिड में एसिड भी है और बेस भी है। बेस कौन था, अमाइनो ग्रुप था, एसिड कौन था, कार्बोक्सिलेज था, कार्बोक्साइल, ठीक है, कार्बोक्साइल, सॉरी कार्बोक्सिलेज कह रहा हूं, कार्बोक्साइल ग्रुप था। तो एंजाइम कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। एंजाइम दोनों के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते। कार्बोक्सिलेज ग्रुप, यस बेटा, बस नहीं, बस कहां से, नहीं नहीं, बस नहीं, इसका मैं साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। हाँ, केमिस्ट्री की भी होगी, अभी पढ़ा ही क्या है, जरा सा तो पढ़ा है हमने, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने में इतना टाइम निकल जाता है। अभी भी बेसिक क्लियर ना करें, क्यों, कैसे, अब आप तो रट्टा मार के आ गए ना, एंजाइम कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, व्हाई दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, आपको ये पूछे तो आप फंस जाएंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। अब पता चल गया आपको कैसे हायर मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते हैं, कैसे हायर मॉलिक्यूलर वेट, अब ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा देखें, 3 पॉइंट, दे आर रिक्वायर्ड in very less amount, in the living body, in the
लिविंग बॉडी कि एंजाइम्स जो हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लेस अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, and their amount is less than as compared to substrate. सबस्ट्रैक्ट के मुकाबले में इनका अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तीन चीजें बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है लिविंग बॉडी में। एनिमल से तो हार्मोन्स और एंजाइम्स, और अगर प्लांट थे तो पिगमेंट्स या फिर फाइटोक्रोम जिसको आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दे स्पीड अप। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें दे स्पीड अप any biochemical reaction with remain, अच्छा they speed up any biochemical reaction, ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप देते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन देयर अमाउंट, इनका जो अमाउंट है is not consumed, they remain unaffected। ठीक है, and used again and again। ठीक है, ये स्पीड तो देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, लेकिन ये क्या करते हैं, विदाउट कंज्यूम क्या काम कर लेते हैं, विदाउट कंज्यूम हुए किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और दे रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है ना, एंड यूज अगेन एंड अगेन। आप ये मत समझिएगा कभी भी कि रेट ऑफ रिएक्शन चला और रेट ऑफ रिएक्शन चलने के बाद एंजाइम कंज्यूम हो गया, नहीं। मैंने अभी एग्जांपल दी, हमने अभी माल्टेज एंजाइम की एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आपने देखा माल्टेज एंजाइम प्रोडक्ट बन गई थी, लेकिन एंजाइम दोबारा रीजनरेट होगा जाकर के। दोबारा रीजनरेट कब होगा, जब उसके साथ जाके माल्टोज सब्सट्रैक्ट क्या होगा, अटैच होगा। तो एंजाइम जो है वो कभी भी आपके पास यूटिलाइज नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, वो दोबारा से जाकर के क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सर एंजाइम को एटीपी की नीड होती है? नहीं, एंजाइम को एटीपी की नीड नहीं होती। एटीपीएज एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं। एंजाइम को सब्सट्रैक्ट की नीड होती है, उसको सब्सट्रैक्ट मिल जाए तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको सब्सट्रैक्ट ना मिले तो वो एक्टिवेट नहीं होगा और उसी अपनी हालत के अंदर हमेशा मौजूद रहेगा, उस वक्त तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। एंजाइम कैटलाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन, और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम कैटलाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा माल्टोस को प्रोडक्ट्स यानी शुगर में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम था, सैक्रोज को, ठीक है ना, फ्रैक्टोज और शुगर में कन्वर्ट करने के लिए सैक्रेज एंजाइम था, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम था, एटीपी बनाने के लिए एटीपीएज एंजाइम था। तो हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर क्या होता है, रिएक्शन होता है। वो एंजाइम सिर्फ उस स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद मजीद देखते हैं। देखिए दे आर अच्छा स्पेसिफिक कैटलाइज, अच्छा जी, अच्छा देखिए ईच एंजाइम has particular या फिर specific site called active site। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर साइट होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, एक्टिव साइट का नाम देते हैं।
और उस एक्टिव साइट के ऊपर याद रखिएगा क्या होता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रैट आके क्या होता है, बाइंड होता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रैट आके बाइंड होगा। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल, मैं कहूं कि ये एक एंजाइम है, ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट, और इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रैट क्या है, सपोज करें ये इसका पर्टिकुलर क्या है, सबस्ट्रैट, ठीक है, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रैट है। अब अगर क्या हो जाए, अगर इस पर्टिकुलर सबस्ट्रैट की जगह ये सबस्ट्रैट आ जाए, तो क्या ये सबस्ट्रैट यहाँ पर बाइंड हो पाएगा? कभी भी नहीं बाइंड हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसका ये स्पेसिफिक सबस्ट्रैट था, इसी को यहाँ पे बाइंड होना था, ये इसका स्पेसिफिक सबस्ट्रैट नहीं है। इसका स्पेसिफिक सबस्ट्रैट क्या, इसका स्पेसिफिक एंजाइम होगा एक, देखिए इसका स्पेसिफिक एंजाइम क्या होगा, ये इसका स्पेसिफिक एंजाइम है, ये इसका यानी कि इस सबस्ट्रैट का स्पेसिफिक एंजाइम क्या है, ये है, ठीक है, और इस सबस्ट्रैट का स्पेसिफिक एंजाइम ये है। तो याद रखिएगा अगर क्या हो, सपोज करें इनमें से फॉर एग्जांपल ये वाला सबस्ट्रैट इस एंजाइम के साथ आके बाइंड हो जाए, और ये वाला सबस्ट्रैट क्या हो, ये वाला सबस्ट्रैट देखिए यहां आके बाइंड हो गया, रिएक्शन चलेगा? नहीं, रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहैबिट हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहैबिट हो जाएगा। ऐसे में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ऐसे में क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज विल बी लॉस और डिक्रीज, ठीक है। जैसे सपोज करें हमारे पास क्या हो, 4 की हो और 1 लाख हो, आप उनसे यानी कि क्या करें, लाख को खोलने की कोशिश करें। अब उनमें से कोई एक की जो है उस लाख के अंदर लगेगी, जिसकी वजह से वो लाख क्या हो पाएगा, ओपन हो पाएगा, नहीं तो कोई और दूसरी की उसके ऊपर नहीं लगेगी। जिस तरीके से सर सबस्ट्रैट नॉन प्रोटीनियस, बेटा सबस्ट्रैट नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा। अब वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है आपके पास यूं कह लें ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है, सारा बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद देखें मैंने कहा कि एक आपके पास लॉक है, उसकी 4 की हैं। अब उनमें से मैं अभी इंड्यूस्ड मॉडल पे नहीं जा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उनमें से क्या हो कि कोई एक की जो है उस लॉक में लगेगी, ठीक है ना। अब तीनों तो नहीं लग सकती ना, तो जिस तरीके से पर्टिकुलर की पर्टिकुलर लॉक को क्या करेगी, ओपन करेगी, इसी तरीके से हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर क्या होगा, सबस्ट्रैट होगा। अगर कोई और सबस्ट्रैट आके उसके साथ बाइंड होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया, देखें मैंने इस एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रैट किया था और इस एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रैट किया था, तो ये वाला सबस्ट्रैट इसके साथ बाइंड हो गया और ये वाला सबस्ट्रैट जाके इसके साथ बाइंड हो गया, तो रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, इनहैबिट हो गया, ठीक है। जैसे कि 4 की थी, 1 लॉक था, एक उसकी स्पेसिफिक की थी, 3 क्या थी, अनस्पेसिफिक। तो आप उनको लगा रहे थे, उन 3 रिमेनिंग कीज को, तो लॉक ओपन नहीं हो रहा था। जब आपने स्पेसिफिक की लगाई तभी जाकर के वो लॉक क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसी तरीके से हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट होती है और उसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रैट आके बाइंड होता है। और स्पेसिफिक सबस्ट्रैट जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम कहेंगे, अगर इनऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर का नाम देंगे हम, ठीक है। वो प्रोस्टैटिक ग्रुप कहलाते हैं, उसको मैं मोड ऑफ एक्शन, उसको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के अंदर डिस्कस करूंगा। ये समाना 37 से ऊपर, 37 पे नहीं, 37 से जब ऊपर टेम्परेचर जाएगा ना, 40, 45, 46, तो डी नेचर होंगे, वो अपने पास को नहीं करेंगे। और जब उससे ऊपर जाएगा तो ऐसे में उससे ऊपर जाएगा तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या हो जाएंगे,
आपके पास, यानी कि वो डी नेचर होगा। और अगर जा रहा है और ज्यादा हाई 40+, यस डी नेचर होगा, डी नेचर होगा। अगर इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो जाकर के ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होते हैं तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है आपके पास जाकर के, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटीज कैन बी एक्सक्लरेट देयर एक्टिविटीज। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, साफ कर दूं, ठीक है। मेरा ख्याल समझ आ रहा होगा आपको। डन, स्क्रीनशॉट ले लें, साफ कर रहा हूं। चलें जी, अच्छा जी, पॉइंट कौन सा था मुझे याद नहीं, मैं भूल गया पॉइंट नंबर। चलें ऐसे लिख देते हैं कि देयर, एंजाइम की बात कर रहा हूं, देयर एक्टिविटीज कैन बी accelerate by certain ions or molecules। इनकी एक्टिविटीज को आप सर्टेन आइंस और मॉलिक्यूल्स से क्या होती है, इनकी एक्टिविटीज को एक्सक्लरेट किया जा सकता है। उन आइंस और मॉलिक्यूल्स को किसका नाम देते हैं, कॉल्ड एक्टिवेटर, एक्टिवेटर्स। और एक्टिवेटर्स मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स। एक्टिवेटर क्या होते हैं, मोस्टली आपके पास क्या होंगे, मेटल, जैसे कि मैग्नीज है, कॉपर है, क्लोराइड है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है, ठीक है। और अगर एंजाइम के साथ कोई एक्टिवेटर क्या है, मेटल है, मेटल है, तो वो कौन सा एंजाइम है, कोफैक्टर। कौन सा एंजाइम है, कोफैक्टर। क्योंकि ये कौन से पार्ट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम्स, ऑफ एन एंजाइम्स। और एक्टिवेटर जो है एंजाइम के साथ कैसे बाइंड होंगे, नॉन कोवलेंटली बाइंड से बाइंड होते हैं, नॉन कोवलेंटली बाइंड होंगे, नॉन कोवलेंटली बाइंड होंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक्टिवेटर एंड कोफैक्टर सेम बात, यस सेम बात है ना, क्योंकि एक्टिवेटर के अंदर सारे आपके पास तकरीबन मेटल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने मैग्नीज, कॉपर, क्लोराइड इनका जिक्र किया। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक पार्ट है एंजाइम का, और जिसमें एंजाइम में इनऑर्गेनिक पार्ट आके अटैच होगा वो क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा। और ये मेटल्स हमेशा कैसे बाइंड होंगे, नॉन कोवलेंटली बाइंड होंगे। तभी तो आप क्या करते हैं, तभी तो आप क्या करते हैं, अगर कोई इनहैबिटर आकर के, जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये एक एंजाइम है, ध्यान लीजिए, देखें ये एक एंजाइम है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ये था। अब इसके बजाय ये आकर के यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो गया, ये आके बाइंड हो गया। रेट चलेगा, रिएक्शन चलेगा नहीं। तो तभी तो आप क्या करते हैं कि अगर क्या हो, कोफैक्टर हो, कोफैक्टर, ठीक है ना, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्सेबल करते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दें, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, कैसे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे। अब ये सबस्ट्रेट था ना, आपने क्या करा, सबस्ट्रेट के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। जब आपने सबस्ट्रेट के अमाउंट को इंक्रीज किया तो ये इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट तो नहीं है ना, ये इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट नहीं है, तो इसको किसका नाम दे देंगे, इनहैबिटर्स का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, इनहैबिटर का, कॉम्पिटिटिव इनहैबिटर्स, ठीक है। अब आप क्या करें कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दें। आपने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, कंपटीशन होगा। दोनों के दरमियान में क्या होगा, कंपटीशन। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो आकर के इस एरिया के ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जिसका अमाउंट ज्यादा था वो आके इस एरिया पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। और यहां से ये जो सबस्ट्रेट था ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऐसे में आपको रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे।
अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट बढ़ाना होगा, रिवर्सेबल रिएक्शंस होंगे। तो ये सब्सट्रेट हट गया, कैसे हटा, कैसे हटा? क्योंकि नॉन कोवलेंटली बाइंड था। अगर कोवलेंटली बाइंड होता तो आप हटा ही नहीं सकते थे इसको, कभी भी नहीं हटा सकते थे आप इसको, ठीक है। तो कोवलेंटली एंजाइम के साथ कौन सा सब्सट्रेट बाइंड होता है? कोएंजाइम, यानी कि कोएंजाइम कौन सा? ऑर्गेनिक पार्ट। अगर एंजाइम के साथ यहां पर इस एंजाइम में इन ऑर्गेनिक पार्ट के बजाय कोई ऑर्गेनिक पार्ट होता, कोई विटामिन्स होता, तो आप उसको नहीं हटा सकते थे, इसलिए क्योंकि वो जो ऑर्गेनिक पार्ट या विटामिन्स था वो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड था? कोवलेंटली बाइंड था। और कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इतने अमाउंट की एनर्जी आप कहां से लेकर के आते? तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अगर आपके पास एक्टिवेटर मेटल है, ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या होंगी? मेटल्स होंगी, याद रखिएगा हमेशा। और जिस एंजाइम के, अच्छा ये मेटल, सारी ये मेटल्स, और ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट्स हैं। और इनऑर्गेनिक पार्ट्स अगर एंजाइम के साथ अटैच हो तो वो क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। और ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड कैसे होंगे? नॉन कोवलेंटली, ठीक है, नॉन कोवलेंटली बाइंड होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मैंने देखिए यहाँ लिखा कि द एक्टिविटीज कैन बी, एंजाइम की एक्टिविटीज को हम अमाउंट बढ़ाने या नंबर ऑफ सब्सट्रेट बढ़ाने से, हाँ नंबर ऑफ सब्सट्रेट बढ़ाया ना तो उससे इनहिबिटर अमाउंट पहले से ज्यादा हो गया सब्सट्रेट का बेटा। जब सब्सट्रेट का अमाउंट बढ़ गया तो इनहिबिटर का अमाउंट कम था, तो दोनों के दरमियान में कंपटीशन हुआ और वो सब्सट्रेट निकल गया। निकला क्यों? क्योंकि नॉन कोवलेंटली बाइंड था। अगर कोवलेंटली बाइंड होता तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते थे उसको, ठीक है ना। तो अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट बढ़ा दें और रिएक्शन रिवर्सेबल हो तो आप इस इनहिबिटर को क्या करते हैं? निकाल के एक्चुअल सब्सट्रेट को वहां पे लाके क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट चलें इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होगी और वो उसी पीएच लेवल के ऊपर क्या करेगा? सरवाइव करेगा। अगर एंजाइम का पीएच लेवल बढ़ जाए या हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल जाए, कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है या फिर लॉस हो जाती है आपके पास, ठीक है। अब देखिए दो किस्म के एंजाइम, एक एंडो एंजाइम और दूसरा एक्सो एंजाइम। सर अमाउंट बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ सब्सट्रेट? ओ भाई आप क्या करें, यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं? सब्सट्रेट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ सब्सट्रेट जब आप बढ़ाएंगे जब कई किस्म की उसकी एक्टिव साइट्स होंगी ना, सारी एक्टिव साइट्स के ऊपर जाकर के सब्सट्रेट क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। फिर आप अमाउंट को सब्सट्रेट के बढ़ाते रहें तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिव साइट फिल हो चुकी हैं। और सब्सट्रेट, नंबर ऑफ सब्सट्रेट, अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट आप नंबर ऑफ सब्सट्रेट आप कब इंक्रीज करते हैं? जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सब्सट्रेट के नंबर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब आपने सब्सट्रेट के नंबर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन एक पॉइंट पे जाके ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। मजीद आप अमाउंट बढ़ाते रहे तो फिर वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, क्योंकि उस एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट थी, सारे एक्टिव साइट के ऊपर जाकर के कौन बाइंड होगा? सब्सट्रेट बाइंड होगा। अब आप जितना अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट बढ़ा लें तो आप कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या काम करा है? यहाँ पे हमने इनहिबिटर को हटाने के लिए क्या काम करा कि आपके पास जो अमाउंट था सब्सट्रेट का वो इंक्रीज किया। और जब सब्सट्रेट का अमाउंट को इंक्रीज किया तो इनहिबिटर का अमाउंट कम था, तो जिसका अमाउंट कम था वो चला जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो वहां जाकर के क्या होगा? बाइंड हो जाएगा। और जिसका अमाउंट कम था वो गया क्यों? वो इसलिए गया कि वो नॉन कोवलेंटली बाइंड था। अगर वो कोवलेंटली बाइंड होता तो कभी भी नहीं जाता। और नॉन कोवलेंटली किसके साथ बाइंड था? नॉन कोवलेंटली किसके साथ बाइंड होता है? कोफैक्टर के साथ। हमेशा इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो नॉन कोवलेंटली बाइंड होता है और उसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। और जो कोवलेंटली बाइंड होता है वो कोएंजाइम होता है, वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, वो ओनली 1% पार्ट होगा टोटल एंजाइम के अंदर सब्सट्रेट का, ठीक है। वो कोवलेंटली बाइंड होता है। अगर ये यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्ट होता तो आप बेशक इसके अमाउंट को सब्सट्रेट के बढ़ा देते या बेशक आप रिवर्सेबल रिएक्शन करा लेते तो वो वहां से अलग नहीं हो पाता। एंडो और एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम वो जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे उनको हम एंडो एंजाइम कहेंगे। और जो
आउटसाइड ऑफ सेल कहीं पर भी मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करें, वो क्या कहलाएंगे? एक्सो एंजाइम्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम्स की, ये वाइंड अप हो गई। अब आपकी यानी कि 5 मिनट के बाद सर जेपी की क्लास होगी, 10 मिनट के बाद सर जेपी की क्लास होगी केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर बाकी इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करते हैं।